बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ रिदा जफर घुम्मन एंड यू आर वाचिंग योर वेरी ओन एंड योर वेरी फेवरेट शो सिटी एट 10। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी हैं खैर खैरियत से हैं, खुश हैं और दूसरों को भी खुश रख रहे हैं। मुझे एक सुबह जब मैं आ रही थी तो मेरे जहन में एक बात घूम रही थी जो कि मैंने बहुत अरसा पहले किसी को कहते हुए सुना था और आज तक वो बात मेरे जहन में है। वो ये है कि एक कड़वी हकीकत है कि हमने राई का पहाड़ बनाना मामूल बना लिया है। ये राई का पहाड़ हम बना लेते हैं, कुछ छोटी सी परेशानी होती है, कुछ छोटा सा मसला होता है और हम ये बहुत एक इंतहाई अहम चीज़ है कि क्या वाकई वो परेशानी इतनी अहम है कि हम उसको उस कदर अपनी ज़िंदगी में जगह दे सकें, अपने जहनों में उसको रख सकें। और इसके लिए भी एक फार्मूला तय किया गया और वो फार्मूला क्या है? वो है जी 10-10-10 रूल। और वो 10-10-10 रूल ये है कि अगर अब से 10 मिनट बाद वो परेशानी आपके लिए उस कदर ही अहम होगी तो ठीक है, फिर आपने देखना है क्या आज से 10 हफ्ते बाद वो परेशानी आपके लिए क्या इतनी ही अहम है तो फिर ठीक है, आज से 10 साल बाद क्या वो चीज़ आपके लिए मैटर करेगी? अगर नहीं करेगी तो मेरे ख्याल से और इस रूल के मुताबिक आपको 10 सेकंड भी इस चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। आपको आगे गुजरना है और राय का पहाड़ बनाना छोड़ दें, बातों को अपने जहन में वो चीज़ें रखना छोड़ दें जो कि आज से कुछ अरसे के बाद आपके लिए कोई अहमियत नहीं रखेंगी। इससे आपकी बहुत सारी परेशानियां जो हैं वो कम हो सकेंगी। सच्ची बात के साथ ही हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की तरफ। और आपकी आज की टॉप स्टोरीज़ क्या है उसके लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे। पहले हम आपको बताते हैं जी, हमारी फर्स्ट स्टोरी है, मुल्क में महंगाई का सैलाब आ चुका है और 20 किलो आटे का थैला 200 रुपए महंगा हो गया है। LDA 1 विंडो सेल रात 9 बजे तक खुलेगा। बुजुर्ग शहरियों को घर की दहलीज पर सर्विसेज फराहम करने की हिदायत की गई है। रावी किनारे 12,000 एकड़ के मेगा सिटी के लिए जगह का इंतखाब कर लिया गया है और मंसूबा 1 अरब से जायद की लागत का होगा। DHA कैंटोनमेंट में बगैर हेलमेट दाखिला बंद। CTO का हेलमेट इन्फोर्समेंट मुहिम के जायजे के लिए मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा जारी है। फर्स्ट स्टोरी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। पहले तो वेरी वार्म वेलकम टू द शो, थैंक यू फॉर योर टाइम। आमिर भाई और नबी साही हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। सबसे पहले तो महंगाई जो एक हमारा अज़ल से मसला चला आ रहा है और मुझे नहीं लगता ये नियर फ्यूचर ख़त्म होने वाला है और एक बार फिर से महंगाई का सैलाब आ गया है। IMF से मुआहदा हुआ है हमारा, तो क्या लगता है आपको, क्या उनकी शराइत पूरी करने के लिए एक बार फिर से आवाम को महंगाई के झटके दिए जाएंगे? रिदा आपने तो खैर 2, 3, 4 क्वेश्चंस ना इकट्ठे कर लिए उसको, और ये भी एक फनकाराना सलाहियत होती है एंकर्स में। तो वो ऐसा फंसाते हैं लोगों को, कहाँ IMF, कहाँ आटे के रेट और कहाँ उनकी शराइत और कहाँ गवर्नमेंट की तरफ से सरनगू करना। बिल्कुल सही। महंगाई के ओवरऑल बहुत पहली बात तो हमेशा मैं अपने प्रोग्राम्स में जब भी मैं बैठता हूँ बात करता हूँ कि IMF पाकिस्तान के लोगों का हमदर्द अदारा है। अच्छा। खुदारा इसको जलाद, इसको कोई जालिम, उसको कोई मतलब परस्त आप ना समझें। उसने अगर आपको $3 अरब दिया है तो 9 माह के बाद $3 अरब ही आपसे लेगा। ये बात समझनी चाहिए, समझने वाली। क्या आप फिर वो आपको एक प्रोग्राम बना के देते हैं, एक रोड मैप बना के देते हैं कि अगर आप इस पर अमल करें तो आप ये कर्ज उतार सकते हैं। और उसी की गारंटी पे बाकी ममालिक जैसे सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, 2 अरब सऊदी अरब से आया, 1 अरब मुत्तहिदा अरब अमारात से आया, तो उनका भी वापस कर्जा आपने कैसे करना है ये एक रोड मैप देते हैं। और ये पूरी दुनिया में मुल्कों को डिफॉल्ट होने से बचाते हैं, जैसे हमें बचाया या बचा रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो परसेप्शंस है ना, वो सख्त शराइत वो इसलिए नहीं देते हैं कि आप जो हैं उस शराइत को एक तरफ रखें। आप पेट्रोल आपने कहा था महंगा करेंगे, आप इलेक्शन देकर उसको 10 रुपये सस्ता कर दें तो उससे आप कर्ज अदा नहीं कर पाएंगे और आप पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक मौसन अदारा है जो कि पूरी दुनिया में काम करता है और पूरी दुनिया का ही पैसा इस इदारे के अंदर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान हमारे लिए काफी अनफॉर्चुनेट है कि हमें यकीनन इदारे की बात हमें हुकूमतें और सियासतदान जो हैं गुमराह करते हैं। वो कहते हैं जी IMF की बड़ी सख्त शराइत है। IMF ने शराइत को इसलिए थोड़ी दी है कि उसको शौक है कि अली साई और आमिर रजा जो हैं वो आटा 20 रुपये महंगा लें, उसको कुछ शौक नहीं है। लेकिन वो कहता है कि आप ये सब्सिडीज जो देते हैं ये क्यों देते हैं?
देखें, आप जो मराद देते हैं लोगों को, क्यों देते हैं? आप अभी इस काबिल आपकी मैशत नहीं है कि आप लोगों को मराद दे सकें। मैं पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हो रही थी तो मैंने आपसे कहा था कि ये सरकारी मुलाजमीन को फ्री बिजली और फ्री पेट्रोल और गाड़ियाँ और स्कॉट और मुलाजमीन ख़त्म करें ना। बिल्कुल। तो IMF तो आपको कुछ नहीं कह सिर्फ गरीब आवाम के लिए है। प्राइवेट मुलाजमीन का भी पेट्रोल खत्म होना चाहिए, सबका होना चाहिए जी। प्राइवेट मुलाजिम अगर नहीं कर रहा, दफ्तर में बैठे रहते हैं और सिर्फ नहीं, अगर नहीं होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। अगर हो सकता है तो कर जो दो। फील्ड में जाते हैं उनको बात समझे, बात थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें मेरे प्राइवेट नहीं किसी आप वो भी प्राइवेट खत्म करवा रहे हैं। नहीं, हाँ, प्राइवेट मुलाजिम तो बेचारा पहले ही पिस रहा है। अभी कोई बंदा मुझे कह रहा था कि मेरा जो इंक्रीमेंट लगा है वो पेट्रोल की मद में लगे। ऐसा ही है, लोगों काफी को लोगों को ऐसे ही तनकीद का लगा। निशाना नहीं, है। लोगों को तनकीद का निशाना इसलिए बनाते हैं साई साहब, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी आमदन, जिसकी ज़रा ये सारी चीज़ें जो हैं वो शामिल है। जो सरकारी मुलाजिम लेता है ना साई साहब, और वो जो है वो हमारा पैसा है, वो मेरे टैक्सों का पैसा है, उसको उजाड़ने का किसी को हक नहीं है। आप बात को उस तरफ से ले जाएं, इस तरफ से ले जाएं। देखें, एक अदारा है प्राइवेट, उसको बनाने में उसके वर्कर्स ने काम किया होगा ना। यहाँ सरकारी मुलाजिम क्या करते हैं? पिछले 4 दिन से 5 दिन से धरना दिए बैठे हैं। मुझे बताइए, कभी अपने दफातर में भी नहीं गए होंगे। जो यहाँ धरना दिए बैठे हैं, दफातर में कौन सा काम हो रहा भाई है? चले छोड़ दें, कौन सही है कौन गलत है। अभी क्या होने वाला है हमारे मुल्क में? अब क्या दोबारा से एक महंगाई का सैलाब आएगा? आवाम महंगाई का के लिए? सैलाब तो रहेगा, ये खत्म नहीं होगा। नहीं, ये तो जिस दिन PM ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सॉरी मैं अमर भाई को इंटरप्ट कर रहा हूँ, तो उन्होंने ये बात बड़ी वाजे की थी कि ये जो $3 अरब हमें IMF दे रहा है, इसमें बड़ी सख्त शराइत हैं, सब्सिडीज जितनी भी हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। और मेरा ख्याल है ये नून लीग के लिए बड़ा सख्त फैसला होगा। देखिएगा, जाती जैसे ये होता ही है कि जब आपका इलेक्शन करीब आ रहा होता है तो आप नहीं भी सब्सिडी दे सकते, या आप नहीं भी आप दे के जाते हैं। और ये पिछली हुकूमतों ने किया है, खजाना खाली किया जाता है जाते जाते, ताकि अगर अगली हुकूमत कोई और आए तो उसको मुश्किलात का सामना करना पड़े। लोग याद करें जी, फलां गवर्नमेंट जब गई थी तो उसने ये काम किए थे। लेकिन PM ने ये बड़ा वाजे कहा था कि हमें बड़े सख्त फैसले लेना पड़ेंगे, हमें सब्सिडी हर चीज़ पे ख़त्म करना पड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल पे, बिजली पे, जिस पे भी वो दे रहे जो हैं बेसिक वो नेसेसिटी है, सारी कमोडिटी खत्म है। होगी। 20 किलो आटे का थैला जी 200 रुपए महंगा आटे का हो गया है। थैला- इसकी क्या वजह है? अब ये क्या ये प्राइस हाइक मुसलसल ऐसी होती रहेगी कि इसमें भी कोई रिलीफ? रिजा, कभी आपने देखा है कि पेट्रोल की कीमतें जब बढ़ती हैं तो कम फौरी कुछ पैसे तौर के पे- हिसाब से करते हाँ, हैं। फौरी तौर पे सुबह आमिर भाई हमें कहते हैं आप लारी अड्डे चले जाएं, वहाँ पे किराए बढ़ गए। शिंगशी वाले ने भी रेट बढ़ा दिया है, फास्ट वाले ने भी बढ़ा दिया है। आप सब्जी लेने जाएं, वो भी कहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, तो आलू महंगे हो गए। हर चीज़ का इम्पेक्ट आता है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर आपका 30 रुपये पेट्रोल सस्ता हो तो कोई बंदा ना किराया कम करता है, ना वो आलू का रेट कम करता है, ना वो दूध का रेट कम, ना आटे का रेट कम ना आटे का रेट कम होता है। आटे का जो फ्लोर मिल माफिया है ना, आपकी सोच है कितने मजबूत लोग हैं, आपकी सोच है वो तो हर जगह पे जो माफिया है वो मजबूत है, लेकिन ये माफिया ऐसा माफिया है कि तो ये क्यों इस माफिया पे काबू नहीं पाया जा रहा? किस तरह से रेगुलेट करना है इनको? किसने करना है? किसकी जिम्मेदारी है? डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। अब फूड डिपार्टमेंट की जानिब से मेरा ख्याल है इशू जब शुरू होगा गंदम का फ्लोर मिल मालकन को, उसके बाद ये अपनी जो रेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकेंगे। अब चूंकि वो प्राइवेट गंदम की पिसाई कर रहे हैं तो फिर अपने रेट्स उनके मुतय्यन होंगे। है रिदा, आपको बात समझ आ रही है? हमारे यहाँ बम्पर क्रॉप हुई है इस दफ़ा गंदम अच्छा। की, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक पास्को के जरिए मिलों को उनका कोटा जारी नहीं किया। क्यों? साई साहब के यही साई साहब ऐसे ही नहीं है। होता यही अब वो प्राइवेट से प्राइवेट आरटीओ से खरीद रहे हैं। जो इससे पहले जो रूटीन थी, इस साल का तो नहीं मुझे पता, इससे पहले रूटीन ये होती है कि अप्रैल मई तक जो है वो प्रोक्योरमेंट होती है। जब प्रोक्योरमेंट मुकम्मल होती है तो उसके थोड़ी देर बाद उन्हें ज़खीरा करनी होती है, फ्यूमिगेशन करनी आपको होती कोई है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग नजर आ रही है गवर्नमेंट की इस हवाले से? लॉन्ग टर्म तो रिदा आपको Short term भी नहीं है। हमें तो वक्ती तौर पे जो कहते हैं ना मरम पट्टी की जाती ऐसा ही है। है। जब एक्सीडेंट होता है तो फौरी तौर पे रेस्क्यू वाले आते हैं, मरम पट्टी करके कहते हैं आप घर चले जाएं, उसके बाद चाहे सरकारी हॉस्पिटल से इलाज कराएं या प्राइवेट से, ये तो आपकी अपनी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे हमेशा ये होता है कि ये पहली दफ़ा नहीं हुआ कि रेट बढ़े हैं। हम तो रोज़ ये आप डिस्कस करते हैं, बल्कि हर प्रोग्राम में ये स्टोरी जरूर होती है कि आज ये चीज़ महंगी हो गई, ये चीज़ महंगी हो गई, इस पे कोई कंट्रोल। पंजाब गवर्नमेंट का ये है महंगाई जो है रोकना उसका काम है। पंजाब गवर्नमेंट को इसको तवज्जो देनी चाहिए। आटा और चीनी माफिया जो है इसको कंट्रोल करना चाहिए। चीनी भी आप 140 रुपए में बिक रही है, बिल्कुल वो भी महंगी वजह इस होगी। खबर में। तो आटा तो आप आटे की बात करिए, अब तो चीनी जो है, ये दोनों चीज़ें बुनियादी ज़रूरतें हैं आपके घर की।
ना कोई चीनी के बगैर रह सकता है, ना आटे के बगैर रह सकता है। और दोनों की महंगाई कंट्रोल करना जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है। महंगाई का कंट्रोल जो है ये पंजाब गवर्नमेंट का काम है, उसको इस तरह तवज्जो देनी चाहिए। ये माफिया जो भी है, इसमें होल्डर्स शामिल हैं, इसमें मिडल मैन शामिल है, जो कि एक जगह से गंदम खरीदी जाती है, दूसरी जगह पे बेची जाती है, उसका रेट क्या निकलता है। तो मैं ये समझता हूँ ये बहुत जुल्म है। गरीब आदमी तो बेचारा पहले ही मारा जाता है। दूर की बात है, मिलना ही ना, यूटिलिटी स्टोर पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है, आवाम जाती है लाइनों में स्टोर जो है ये तो खैर वफाकी गवर्नमेंट का दायरा है। मुझे तो ओपन मार्केट का पता है। मुझे देखें बात आमिर भाई इसको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। ये कह रहे हैं कि बम्पर क्रॉप हुई है और हुई है 2 करोड़ 76 लाख टन जो है वो, उसके बावजूद हम 10 लाख टन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये देखें, पता नहीं ये कौन से माफियाज हैं, कौन सी चीज़ें हैं कि इतने बड़े पैमाने पर इस कोई इनको हाथ डालने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब वक्ती तौर पर पूछा जाता है, लॉन्ग टर्म जो सज़ाएँ सख्त हो ना, देखें पतंगबाजी पे हमेशा बात होती है, तो ये आमिर भाई बैठे हुए या सिपरा साहब बैठे हुए, वो कहते हैं जी पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस क्या करे, पुलिस तो बंदा पकड़ के आपको देगी जब उसको सजा ही नहीं होगी, वो अगले दिन फिर आगे पतंगबाजी कर रहा होगा। उसको इस बात का पता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं जाऊंगा कोर्ट में फौरी तौर पे बेल होकर वापस आ जाऊंगा। अगर उसको कोई 1 महीना 2 महीने 5 महीने वो अंदर रहेगा तो आइंदा वो पतंग नहीं उड़ाएगा। तो यहाँ पे कानून हर चीज़ महंगी हो रही है। जैसे देखिए ना, लिखा हुआ है कि ब्रांडेड जूस 60 से बढ़कर 70 रुपए का हो गया है, हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक्स भी महंगी हो गई हैं जी, 90 से 100 रुपए की हो गई है। हर चीज महंगी हो रही है। हाँ, साई साहब तो नहीं पीते, छोड़ दिया पीना छोड़ दिया इन्होंने महंगाई की वजह से। अच्छा, लेकिन ये डब्बे वाला जूस तो आप लोग भी ना पिए, मतलब ये तो एक तरह का जहर होता है जो कि रोगों में उतारा जाता है। इसमें जो चीज़ें शामिल हैं, आपके पास इतना फल है, आप चले जाएं किसी रोड से गुजरें और माशाल्लाह दुकानों की दुकानें, अब तो रोड्स के ऊपर दुकानें बनती हैं, फलों की दुकानों का कंसेप्ट तो ख़त्म ही हो गया। फल सब्जी की दुकान का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया पाकिस्तान के अंदर से, बल्कि लाहौर के अंदर से बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। तो रेडियो पर आपको नज़र आएंगे आजकल आम है और इतना महंगा भी नहीं है, आम है, बाकी फल हैं, आप जाएं उनका जूस बनाएं, उनको पिएं। तो आपने ज़रूर किसी को बाहर से डब्बे का खरीद कर ब्रांडेड जूस आपने पीना है। ब्रांडेड मतलब जो बाहर से आएगा जूस शायद वो ही कर सकते हैं। यहाँ पे कोई इसका एक और बात है, अमर भाई जिस तरह कह रहे हैं ना, पीना छोड़ दिए, ये तो इस्लाम में हराम है और अल्लाह ताला इस गुनाह कबीरा से हमें दूर रखे। क्यों जूस पीना कब हराम हो गया? जूस पीना कब से हराम हो गया? बात तो सुन लें, जिसकी वो दे रहे हैं ना जिस तरह इशारा, वो भी बहुत महंगी हो गई है। मैं आज यही स्टोरी देने वाला हूँ। वो फी कैन बियर का तकरीबन कोई 100 से 150 कोई चीज नहीं बची है जो महंगी शराब की बोतल 550 रुपए महंगी हो गई है। जो पीने वाले हैं भाईजान वो खरीद ले, स्टॉक कर ले, अगले 2-4 दिनों में सब कुछ स्टॉक करके रखें, क्योंकि हर चीज ही महंगी होती है। तौबा क्यों ना घर भर ले हर चीज से। अच्छा, यहाँ पे मुझे आई एम सॉरी टू कट यू, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। आमिर रजा साहब अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। नेक्स्ट स्टोरी हमारी है कि LDA 1 विंडो सेल रात 9 बजे तक अब खुलेगा। एक और अच्छा इकदाम है, पहले हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि डबल शिफ्ट्स लगाई जाएं, क्योंकि जब लास्ट टाइम वज़ीर आला ने दौरा किया था तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बुजुर्ग जो शहरी थे वो खासे ख्वार हो रहे थे, तो उन्होंने खुद अज खुद जायज़ा लिया, फिर इस पर प्लानिंग की और ये डिसाइड किया कि जी अब डबल शिफ्ट्स लगाई जाएंगी। तो सारे काम वज़ीर आला ही कर रहे हैं, जब तक वो दौरा नहीं करते किसी महकमे का हाल जो है वो ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर अब क्या बेहतरी आएगी? नहीं, बेहतरी तो आएगी, आनी भी चाहिए। LDA में जब से हमने ये LDA अदारा बना है, लॉ डेवलपमेंट अथॉरिटी बना है, एक ही विंडो से काम होता था और वो विंडो थी कायद-ए-आज़म वाली विंडो, ये वाली विंडो, कायद-ए-आज़म वाली विंडो वो उसके जरिए काम होता था और 1 विंडो ऑपरेशन था। 1 विंडो ऑपरेशन। आपको बाहर जो चौकीदार खड़ा है वहाँ से लेके ऊपर आप डायरेक्टर और चेयरमैन तक एक ही विंडो खुलती थी और उसी विंडो से सारे काम, सारी फाइलें जो है वो अप्रूव होती जाती थी। लाहौर का ग्रीन एरिया ये माफिया LDA खा गया और अभी ये 1 विंडो तो चले, लोगों को बहुत सहूलत है कि डबल शिफ्ट हो जाएगी तो शायद वहाँ पे रश भी कम हो जाएगा, लेकिन असल मसला वही है और वो है वहाँ रिश्वत सतानी का कल्चर, जिसके ज़रिए ये शहर के हुस्न को खा गए। उसकी भी डबल शिफ्ट लगेगी? अभी ये उसकी डबल शिफ्ट पता नहीं लगती है कि नहीं लगती। अब वज़ीर आला के अहकाम तो ये हैं कि कोई पैसे नहीं लेगा, लेकिन ये अहकाम तो कुरान में भी हैं
और ये अहदीस में भी हैं। मानता कौन है? मानता कौन? और एलडीए ने जिस तरह से इस शहर को नहीं, तबाह अभी करने के सर, लिए काम किया है, वो मानते हैं। हम जब खाने के बाद हम मीठा जरूर खाते हैं, वो सुनते रसूल है। नमाज हम नहीं पढ़ते क्योंकि वो फर्ज है। ये इस तरह की सुनते तो हम बड़ी अदा करते हैं जी, बाकी अपनी मर्जी की सुनते सुन्नतें अदा करते हैं। तो एलडीए में जितनी करप्शन है और एलडीए ने जिस तरह से शहर का बेड़ा गर्क किया है और जिस तरह से ऐसे ऐसे नक्शे पास किए हैं जो कि टाउन प्लानर्स, आपको एलडी के बेशतर टाउन प्लानर इस वक्त भी मुल्क से बाहर मिलेंगे, वो अपनी फैमिली लेकर जा चुके हैं। उन्होंने जिन सोसाइटीज़ के नक्शे पास अप्रूव करने थे करके निकल गए। उसमें कुछ कानून की खिलाफ वर्जी थी नहीं थी, क्या हुआ क्या नहीं, उन्होंने अपने पैसे खड़े किए और चले गए। वो विंडो बंद करने की ज़रूरत है। ये विंडो खुला रखें, आप उसको 24 घंटे खुला रखें, लेकिन वो जो विंडो है रिश्वत सतानी वाली उसको बंद करें। एलडीए से खुदारा मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हर प्रोग्राम में ये बात करता हूँ कि इस अदारे को ठीक करें। अगर आप लाहौर को ठीक करना चाहते हैं, अभी खबर आ रही थी वाल सिटी अथॉरिटी का इजलास हुआ, वज़ीर आला साहब ने किया, मुझे बड़ी खुशी हुई। अंदरून शहर से तल्लक है तो इसलिए खुशी होती है कि वहाँ दरवाजे बनेंगे, बाकी चीज़ें बनेंगी। लेकिन जो बाकी शहर है, जो शहर से बाहर का शहर है, उसकी जो तबाही है वो एलडीए एक प्लाजा था जर्टन रोड पर, वहाँ पर जब बाद में पता चला कि वहाँ पे ना एग्जिट डोर था ना वहीं पे जो कानून था वहीं पे माना नहीं गया था, आग लग गई। वहाँ पर एग्जिट डोर भी नहीं था, सीढ़ियाँ भी नहीं थी, बंद थी। तो एलडीए मेन ऑफिस की ये सूरत हाल है, जिसने खुद ही प्लानिंग करनी है, दायरे ने उसके अपने ऑफिस की ये सूरत हाल है। अच्छा, उसने क्या प्लानिंग करनी है? गरीब आदमी अगर एक पानी की टैंकी ऊपर रख लेना, इनके नक्शे में दिखाए बगैर उसको गिराने आ जाते हैं बुलडोजर लेके। यहाँ सोसाइटी नजायज बन गई और अभी भी हैं। आप आए दिन सुनते नहीं है कि जो ऐसी सोसाइटीज हैं जिनके नक्शे अप्रूव्ड ही नहीं है वो बन जाती हैं, आमिर भाई रातों रात बन जाती हैं। गरीब आदमी का कायदेदम छोटा है, सोसाइटी वालों का कायदेदम बड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं होगा। नहीं, सोसाइटी वाले तो कायदेदम पे चलते तो भी नहीं है। वो इब्राहिम लंकन पे चलते हैं। शिफ्ट लगेगी, यकीनन उन्होंने आवाम की फलाह के लिए ये इकदाम उठाया है, लेकिन द प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स ना। प्रॉब्लम ये डबल शिफ्ट सिंगल शिफ्ट की नहीं है। आप हर चीज में ये बात क्यों लेके आती हैं कि ये कब ठीक होगा? ये नहीं ठीक होगा, ये अटल नहीं ठीक हो सकता है, क्यों नहीं उम्मीद तो कर सकते हैं, उम्मीद छोड़ दी तो फिर तो करें ना। इस्लामी सजाए में देखता हूं कौन नहीं ठीक होता। अभी मैं रामे की परसों खबर पढ़ रहा था कि 200 कुछ ऐसी डायरेक्शन हैं जिस सीएम की जानब से जो इशू की गई हैं और उस पर अभी तक डिपार्टमेंट की जानब से इम्प्लीमेंट नहीं कराया गया। तो जो सीएम की डायरेक्शन उस पर अमल नहीं हुआ, तो ये हमारे बोलने से क्या होगा? ये बात सही है, ये सारी चीजें हैं। लेकिन सीएम साहब का ये बड़ा अच्छा इकदाम था, जब वो वहाँ पे गए वो सारे का सारा अमला तब्दील किया गया। अब वो कह रहे हैं कि डबल शिफ्ट में काम करेगा, लोगों के मसाइल हैं, फाइलें हैं। मैंने देखा है कि जिसको भी काम होता है वो बेचारा एलडीए के चक्कर लगा लगा के थक जाता है, तो फिर उसको पहिए लगाने के लिए, काम को पहिए लगाने के लिए जो भी अनफेयर मीन्स इस्तेमाल होते हैं वो लोगों के या सिफारिश करवाते हैं या पैसे देते हैं। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। जो भी अगर कानून के मुताबिक काम है वो इंसान का हो जाना चाहिए। एलडी के मुलाजमीन का ऑडिट होना चाहिए, इसके जो चेयरमैन रहे हैं उनका ऑडिट होना चाहिए, जो अभी मौजूद है उनका भी होना चाहिए ना कि इनके लोगों के पास इतनी जगह कहाँ से हैं, करना किसने है? जो ऑडिट करते हैं उनको जरूरत नहीं है। जो सोसाइटी प्रूव करते हैं उसमें इनके प्लॉट होते हैं। हम कितने नाउम्मीद है, वैसे मैं सोच रही हूँ नहीं नाउम्मीद नहीं है, किसी चीज हो सकता है, हल निकलता नजर ही नहीं आता। सिस्टम ही ऐसा है, इतना हम दब चुके हैं इन चीजों के अंदर, करप्शन के अंदर, कि इसमें को निकलने का हमें कोई रास्ता नजर नहीं आता। मजे की एक बात बताऊं, मैं आपको कुछ चीजें थोड़ी हाइड रख के बताता हूँ। मैं एक बंदे को देखा है पुलिस में, मैंने उसको देखा कि उसका रैंक है सब इंस्पेक्टर, तो एक बड़े अफसर के घर शादी थी, तो वो मैंने देखा वो खाने पे घूम गए, वो खाना सारा जो ना सर्व कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उसको सारा मैनेज कर रहे हैं ना। तो मैंने सोचा ये ड्यूटी पे होगा, तो मैंने एवं ही उसको पूछा, मैंने कहा आप तो आजकल यहाँ पे नहीं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो कहा कोई गल नहीं साहब का साढ़ा बड़ा प्यार है। मैंने कहा प्यार तो है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा किसी के साथ, किसी कंपनी में इतने बड़े लेवल पे। मैंने कहा नहीं सारा कुछ मैं ही देख रहा हूँ। उसके कहने का मतलब था कि ये सारा खाना जो है ये मैं मैनेज कर रहा हूँ। अगर एक सब इंस्पेक्टर 1000-2000 बंदों के खाना खिला रहा है, इसका मतलब है उसका कुछ 30-40-50 लाख रुपया लगेगा। हर बात का इख्तिताम ऐसी चीज़ से होता है कि बस दुआ ही कर सकते हैं। तो आप ये बताएं कि वो सब इंस्पेक्टर को आप छेड़ सकते हैं और जो मर्जी करें, उसका सबसे बड़े से तल्लक। तो ये चीजें बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत है, बहुत चीजें हैं, बहुत फैक्टर्स हैं जो बेहतर करने की जरूरत है। नेक्स्ट स्टोरी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का।
वेलकम बैक। तो अब डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट स्टोरी के डीएचए और कैंटोनमेंट में बगैर हेलमेट दाखिला बंद हो गया है, तो मोटरसाइकिल सवार जो हैं जी वो होशियार हो जाएं, स्पेसिफिकली जो इन इलाकों में सफ़र करते हैं, आते जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं। आमिर भाई और इरसाही का रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि क्या वाकई सिर्फ इन इलाकों में यहाँ पर इम्प्लीमेंट हो रहा है इस मुहिम पे, या फिर बाकी इलाकों में भी कुछ देख रहे हैं आप पेट्रोल पंप पे? रिदा, ये जब से कैंपेन लॉन्च हुई है मैं तब से देख रहा हूँ कि बड़ी सख्ती हुई है। अच्छा। और सड़कों पे आपको भी नजर आएगा कि वार्डन्स जो हैं वो बैरियर लगा के भी खड़े हैं। तो हेलमेट पहनने का रुझान बढ़ा है? वो काफ़ी बड़ा है। ये तकरीबन 1,22,000 चालान हुआ है। और मैंने ये देखा है, चूँकि चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, डेली मैंने जिस सड़क से भी गुजरे वहाँ पे चलान हो रहे हैं। अभी मैं जहाँ से आया हूँ रास्ते में चलान हो रहे हैं। इस कैंपेन का दो तरह के पहलू हैं। एक तो ये है कि ये बड़ा अच्छा कानून पे अमल दरामद हो रहा है। दूसरा हमेशा ये होता है कि इस तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है जी कि किसी ने कोई हेलमेट कंपनी ख़रीद ली होगी तो इसलिए लॉन्च हो रही है। लेकिन जो CTO लाहौर हैं वो इस पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं उनको पिछले तकरीबन 7 दिन से DIG ट्रैफिक, SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर, CTO, एडिशनल IG PHP, ये पहले मैं इस तरह की टीम लाहौर की सड़कों पे नहीं देखता। और उन्होंने किसी और इदारे को अपने इंटरमिंगल किया है और वो भी उसी तरह काबिज कर सारे रहा है, काम उसको कर इकदामात जारी कर रहे रहे हैं। हैं। कभी माल रोड पे दाखिला बंद किया जा रहा है, दीगर मुख्तलिफ सड़कों में बंद किया जा रहा है। लेकिन हम भी बड़े कारीगर हैं। मैंने जो एक जगह पे देखा, पेट्रोल डलवा रहा था तो पंप वालों ने वो रखा हुआ था, हेलमेट रखा हुआ था कि जो भी बगैर हेलमेट के आता था उसके सर पे पहनाते थे, हेलमेट डालते थे, तस्वीर बनाते थे और भेज पाकिस्तानियों के पास है। लिबर्टी मैंने उस दिन गुजर रहा था तो वहाँ पे एक बंदे ने सर पे वो छाबा सा होता है, वो रोटी रखने वाला, वो बांधा हुआ था। एक ने वो देगचा रखा हुआ था। तो हम भी बड़े जुगाड़ी हैं। लेकिन क्या करें, आप जो भी करेंगे हेलमेट के बगैर कोई भी चीज़ सर पे रखेंगे 2,000 रुपया चलान हो रहा है। और CTO की इसमें बड़ी मेहनत है। बिल्कुल, CTO की मेहनत एक अच्छी कैंपेन है। वक्त खत्म हो गया है हमारे सेगमेंट का। हमारे साथ आमिर रज़ा साहब से अली साई थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। दोबारा इसके बाद हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और अब हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। दिस पार्ट ऑफ द शो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर दोज जिनको नहीं पता कि टैक्स के हवाले से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, कंफ्यूज रहते हैं। फाइलर क्या है, नॉन फाइलर क्या है, टैक्स पेयर और फाइलर में क्या डिफरेंस होता है, वो कौन लोग हैं दो शुड बी टैक्स पेयर्स और कौन है जिनको फाइलर होना चाहिए। इसके अलावा एक ख़बर जो आई है कि बैंक की शराइत के तहत फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मुख्तलिफ शहरों में इमलाक के तखमीना कदर मतलब प्रॉपर्टी इवेल्यूएशन में जो वैल्यूएशन है उसमें इजाफा किया है 13 से 15%। ये तमाम तर चीज़ें हैं। फिर टैक्स रिटर्न क्या होता है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनके बारे में आवाम जो है, जो पब्लिक है वो कंफ्यूज रहती है, उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह से इन चीज़ों को समझें। तो ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है। उसके लिए हमारे साथ हमारे बहुत ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। फ़ारूक मजीद साहब, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, दीज आर वेरी कॉमन क्वेश्चंस जो कि लोगों को नहीं पता है कि फाइलर क्या होता है, नॉन फाइलर क्या होता है। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ताकि लोगों को पता हो कि फाइलर में और टैक्स पेयर में क्या डिफरेंस है, कौन लोग हैं जिनको फाइलर बनना चाहिए और उससे उनको फ़ायदे क्या होंगे। अच्छा जी, इसमें तो ये है कि ये जो फाइलर और नॉन फाइलर का है ये बड़ा देर से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। बेसिकली फाइलर वो है जो इनकम टैक्स का गोशवारा जमा करवा देता है और वो टैक्स जो हमारी लिस्ट होती है जिसमें ATL होते हैं, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट, उसमें उसका नाम आ जाता है। तो फिर वो तमाम बेनिफिट्स जो एक टैक्स पेयर को मिलने चाहिए वो उसको मिलते हैं। और नॉन फाइलर वही होता है जो रिटर्न नहीं जमा कराता। हो सकता है वो टैक्स तो दे रहा हो, यानी कि हमारा सिस्टम तो ऐसा है कि हर चीज़ पे टैक्स कट रहा है। पेट्रोल भी डलवाता है तो टैक्स दे रहा है, बिजली का बिल भी पे कर रहा है तो टैक्स दे रहा है, टेलीफोन पे भी दे रहा है, एवरीथिंग। तो उस टैक्स में और टैक्स रिटर्न में क्या फ़र्क ये है कि वो टैक्स दे रहा है लेकिन अगर अपनी वो रिटर्न नहीं जमा करवाता है तो वो जो कुछ टैक्स का क्रेडिट भी आपको मिलना है वो क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता, वो क्रेडिट अवेल नहीं कर सकता अपनी। तो वो सारे का सारा जो है वो फाइनल हो जाता है, यानी उसको कोई फ़ायदा नहीं होता, वो सारा टैक्स डिडक्शन जो होती है। तो उसमें ये है कि जो रिटर्न फाइल कर देता है बंदा तो वो उसका क्रेडिट भी ले सकता है।
तो यही मेन डिफरेंस तो यही तो कौन लोग हैं जो फाइलर हो जाते हैं तो वो टैक्स पेयर भी होते हैं, वो कौन सी मिनिमम अमाउंट है जिसके बाद आपको? टैक्स पेयर वही होता है जो रिटर्न फाइल करता है। ठीक है, रिटर्न फाइल करता है। वो कब आपको फाइल करना पड़ता है? आपकी मिनिमम वो क्या रेंज है जो आपने रखी हुई है कि अगर आपकी इतनी सैलरी है, बिजनेसमैन इतना कमा रहा है तो उसके बाद? तो उसकी लिमिट है सैलरी अच्छा। की, और वो मेरे ख्याल 4 लाख या 5 लाख वो स्लैब्स वगैरह दिए होते हैं, उसके तहत होता है। और वैसे भी हर वो बंदा जिसके पास 1000 सीसी गाड़ी है या फ्लैट है या कोई भी प्रॉपर्टी है, वो जो है रिटर्न फाइल करेगा हर सूरत। तो ये जो टैक्स रिटर्न की बात होती है, क्योंकि जब आप फाइलर हो जाते हैं उसके बाद अगर आप टैक्स पेयर हैं और वो आप टैक्स रिटर्न हर चीज़ में दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यू बाइंग अ प्रॉपर्टी, यू बाइंग अ कार, और एट द एंड ऑफ द ईयर यू आर गेटिंग इट बैक, तो वो एक बहुत बड़ा फायदा है जो कि आवाम को नहीं पता है। और तो इसमें आप लोग क्या ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे जो अवाम का आप पे यकीन बढ़ रहा है कि वो जो पैसा है जो हम दे रहे हैं, अगर हम फाइलर होंगे तो वो हमें वापस भी मिलेगा? नहीं, वो तो बिल्कुल, अगर आप अब मसलन आपने एक प्रॉपर्टी परचेज की है तो उस पर आपने अगर उस पर 3% टैक्स है इस वक्त जो फाइलर का है, अगर आप फाइलर हैं तो फ़ायदा ये है कि वो 3% तो आप एडवांस टैक्स पे करेंगे, लेकिन जो ही नेक्स्ट रिटर्न जमा करवाएंगे तो वो आप उसमें क्लेम कर सकते हैं। क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। वो उसका या तो आप रिफंड ले सकते हैं, और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद आपकी कोई और लाइबिलिटी टैक्स की बन रही हो, बिजनेस कर रहे हैं आप, या फॉर दैट मैटर कहीं कोई ट्रांजैक्शन हुई है जिस पे टैक्स लगता है, तो उसके अगेंस्ट वो लायबिलिटी एडजस्ट भी हो जाती है। तो डबल फायदा है आपको इसका, कोई इसका नुकसान नहीं है। तो बाकी जो रिफंड का है वो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन दें आपको। तो ये भी शिकायत आती है कि लोग तारीख गुजर जाती है, लोगों को वो रिफंड नहीं मिलता। वो यही होता है कि वो एक्चुअली ये होता है कि वो रिटर्न में क्लेम कर लेते हैं। हाँ जी, पॉलिसी नहीं, इसमें बड़ा सिंपल है कि रिटर्न्स जो हैं वो लोग उसमें रिफंड्स तो क्लेम कर लेते हैं। अच्छा। लेकिन रिफंड्स क्लेम करने के बाद उसको परसू नहीं करते, यानी कि एप्लीकेशन नहीं देते रिफंड की। उसके लिए एप्लीकेशन देना जरूरी होता है, वहां से फिर एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है, 60 डेज में उन्होंने डिस्पोजल करनी होती है। अच्छा। वो रिफंड एप्लीकेशन दे तो 60 डेज में लामहला कोई ना कोई नतीजा निकल आएगा। हाँ जी, निकलता है उसका नतीजा। हाँ, उसका नतीजा निकलता है। तो बाकी आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि वो जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अब बढ़ रही है, तो वो तो एक जो है ना वो एक नॉर्मल फिनोमेना है कि यानी कि चूंकि बाय द टाइम जो है प्रॉपर्टी की एक्रीशन होती है, थोड़ी थोड़ी उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो इसी तरह जो है जो उसके रेट्स हैं FBR के, या जिनको उर्फ़े आम हम DC रेट्स कहते हैं, तो वो भी साथ साथ थोड़े थोड़े हमें इंक्रीज करने पड़ते हैं। उसको इससे क्या फायदा होगा? और फाइलर, हाँ जी, फाइलर को ये फायदा है ना कि वो उसका अगर वो एडवांस टैक्स जो भी देगा इस पे कटेगा। मतलब एक प्रॉपर्टी की वैल्यू DC रेट के हिसाब से 1 करोड़ रुपया बनी है, तो वो 3 लाख रुपया जमा करवा देगा गवर्नमेंट के, लेकिन वो 3 लाख रुपया अपनी रिटर्न जब फाइल करेगा उसमें क्लेम कर लेगा। सही है। लेकिन जो नॉन फाइलर है वो आपको वापस नहीं मिलेगा, वो 10.5% आप जमा कराएगा, 3 टाइम्स बढ़ा रही है। तो नुकसान ही नुकसान है अगर हाँ आप फाइलर उसका नुकसान है कि वो अब ये है कि वो फिर उसके पैसे भी वो वापस नहीं मिलने, क्योंकि रिटर्न ही नहीं फाइल कर रहा। तो यानी ये इसमें है। ये NTN नंबर क्या होता है कि मतलब जब आपको फाइलर बनते हैं तो एक NTN नंबर अलॉट किया जाता है? NTN की जो इंडिविजुअल अब लोग हैं ना रिटर्न कोई फाइल करना चाहता है, तो वो तो उसके लिए तो जरूरत नहीं है NTN लेने की। उसका जो CNIC है वही उसका NTN होता है। उसने सिर्फ अपने आप को रजिस्टर करवाना है FBR के साथ, वो ऑनलाइन साइट पे मौजूद है, बड़ा सिंपल है, उसमें ना कोई इशू वो अमल भी सिंपल कर दिया गया। अच्छा, बाकी अब जो है अगर कंपनी है या कोई फर्म वगैरह है उनको पहले NTN लेने की जरूरत होती है। इंडिविजुअल जो है सैलरी का है, बिजनेस का है, हमारा ID कार्ड ही हमारा आपकी वही, हाँ वही आपका NTN नंबर है। अच्छा, ब्रूडिंग ऑफ टैक्स बेस का मतलब थोड़ा हमारे लिए वाज़ेह कर दें कि ये क्या होता है? आज का सेशन है वो बेसिकली है भी इसी चीज पे कि हम जो ब्रॉडनिंग है टैक्स बेस की, मतलब ये कि अब हमारी 24 करोड़ है हमारी आबादी माशाल्लाह इस मुल्क की, और जो हमारे टैक्स फाइलर हैं वो टोटल जो हमने पहले डिफाइन किया कि टैक्स फाइलर कौन होते हैं, जो रिटर्न जमा करवाते हैं लोग, वो 4 मिलियन के अराउंड है। यानी 0.01% भी वो पब्लिक का नहीं बनते कि जो रिटर्न लोग करवा रहे हैं। अच्छा। तो अब ये है कि टैक्स तो वो हर किस्म का दे रहे हैं लेकिन रिटर्न नहीं जमा करा रहे। अब ब्रॉडनिंग बेस बेसिकली ये है कि हम अपने फाइलर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं कि फाइलर्स को किस तरह की पॉलिसीज अपना रहे हैं, क्या कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं? हाँ जी बिल्कुल है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना दो तीन मेथड्स होते हैं हमारे कि हम किस तरह जो है ब्रांडिंग को करते हैं। एक तो रूटीन में हमारी ब्रांडिंग चल रही होती है कि हमारा डिपार्टमेंट भी है स्पेशली उसके लिए अलग से BTB, और उसमें ये होता है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है ना जो भी है, तो
प्रॉपर्टी की है, गाड़ी परचेज की है, कोई और हैवी ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसकी बेस पे हम फिर नोटिस देते हैं कि रिटर्न फाइल करें आप, तो आपने ये गाड़ी परचेज की है। तो वो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम ना, कि यानी कि उसमें मंथ्स का टाइम होता है, फिर 2 मंथ्स भी हो जाते हैं, फिर लोग कंप्लाइंस नहीं करते, रिस्पॉन्स नहीं देते, फिर एक्सपार्टी भी जाना पड़ता है असेसमेंट में, तो फिर लिटिगेशन भी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर वो बड़ी स्लो प्रोसेस है। दूसरा तरीका ये है कि जो हम अभी अडॉप्ट कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट भी जिसमें चाह रही है, ये वाली जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, कि इसमें हमारा जो है थोड़ा टैक्स पेयर्स को इंक्रीज किया जाए, जो एग्जिस्टिंग है उन पे से बर्डन कम करके जो नए लोगों को इसमें शामिल किया जाए। तो उसमें ये कि हमारे चीफ कमिश्नर साहब जो आरटीओ के, उन्होंने भी एक मीटिंग की है, बल्कि 2-3 मीटिंग्स हो चुकी हैं ट्रेड बॉडीज़ के साथ में। ट्रेड बॉडीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वो आते हैं, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी है कि आप अपने कैंप्स लगाएं हर मार्केट में ना, यानी 1-2 बंदे हमारे बैठेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, ताजरों के लिए लगाए जाएंगे। हाँ, ताजरों को। फिर ये जो उसमें फिर ये है कि वो ताजर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बॉडीज़ हैं, दे विल आइडेंटिफाई द नॉन फाइलर्स उस मार्केट में। फर्ज करें लिबर्टी मार्केट है उसमें, या MMLM रोड है, यानी लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। कैंप्स लगाने जा रहे हैं। हाँ, कैंप्स लगेंगे छोटे छोटे, तो उसमें फिर वो उनके थ्रू हम उन लोगों को यानी कन्विंस करेंगे। हम चाह रहे हैं कि बजाय कि लॉ को ज़्यादा इम्प्लीमेंट किया जाए, हम ये चाह रहे हैं कि लोगों को कन्विंस किया जाए, लोगों एमिकेबली और विलफुली एक जिम्मेदार शहरी हैं, और उनका ये फर्ज है कि उन्होंने फाइलर बनना। अभी देखें ना, यही मैं बात करने वाला था कि अब आप देखेंगे अगर 4 मिलियन हमारे पास जो हैं वो टैक्स फाइलर हैं, 40 लाख हो गए ना 24 करोड़ की आबादी में, तो ये हमारा मैसेज बाहर की दुनिया में क्या जाता है इसका? और मैं ये चाहता कि हम टैक्स नहीं देना चाहते हैं, हम अपनी ट्रू इनकम डिक्लेयर नहीं करना चाहते। पाकिस्तान में लोग इसलिए भी रिलक्टेंट होते हैं टैक्स देने के लिए, क्योंकि उनको बाहर के मुल्कों में भी होते हैं, यकीनन टैक्स देना किसी को पसंद नहीं है, ये कोई बहुत प्लेजेंट अमल नहीं होता कि आपको टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा इसलिए रिलक्टेंट होते हैं क्योंकि उनको यकीन नहीं है। मेरे ख्याल से वो एतमाद नहीं है अपनी गवर्नमेंट के कि हमारे ऊपर तो लगना नहीं है, तो इदारों के पास ही जाना है, सियासतदानों के पास ही जाना है, ब्यूरोक्रेट्स की जेबों में जाना है। तो ये एक है, एक कॉमन जो पब्लिक है हमारी, उनका जनरल कॉन्सेप्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता असल में ना, तो उस एतमाद को बढ़ाने के लिए भी कुछ किया जा रहा है क्या? बाकी अवाम पे वो खर्च करने के लिए किस तरह से खर्च होगा, उस अमल को भी शफाफ बनाया जा रहा है। हाँ जी, अब ये है कि एतमाद जो हम FBR लेवल पे, चूंकि अब जो एक्सपेंडिचर है वो तो गवर्नमेंट ने करना है अपनी उस साइड से, कि किन प्रोजेक्ट में जाना है, किस तरह होना है, ये जो टैक्स कटा हुआ है कहाँ कहाँ खर्च होना है, उस पे तो हम ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अब जो हमारा जो यानी एरिया है वो तो है टैक्स कलेक्शन और बढ़ाना लोगों। तो हमारे डिपार्टमेंट पे एतमाद ना होने की वजह यही है कि जी लोग नेट में इसीलिए नहीं आना चाहते कि अगर फर्ज करें हम आ जाते हैं, हमें नोटिस आ जाएगा, हमारा जो है ऑडिट में डाल दिया जाएगा केस, फिर हमें मसला होगा, तंग करेंगे FBR के लोग। तो इसमें ये भी है कि अब जो ऑडिट की पॉलिसी है वो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड सी कर दी है ये, स्पेशली इस गवर्नमेंट ने। अब आप देखेंगे पहले हर साल हमारे ऑडिट के केस सिलेक्ट होते थे, इस साल नहीं किए गए लोगों को ज़रा रिलीफ देने के लिए। अच्छा। और फिर दूसरी बात ये है कि अब ये लॉ में भी अमेंडमेंट कर दी गई है कि 5 साल में 1 दफ़ा ऑडिट होगा, अगर होगा तो एक दफ़ा होगा, अगर 1 दफ़ा ऑडिट हो जाता है 5 ईयर्स कोई ऑडिट नहीं होगा। तो लोग क्यों डरते हैं? तो फिर अच्छा, एक्चुअली वो जो है ऐसे एक प्रोपेगेंडा भी है, या जो भी है लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन है मुख्तलिफ सोर्सेज से कि पता नहीं क्या हो जाना, क्या होना, कुछ भी नहीं होता। खुदा न खास वो भी जो ऑडिट में सिलेक्ट होते हैं लोग, वो भी 0.01 या 1% होते होंगे टोटल उसकी पॉपुलेशन का, जो टैक्स पेयर की पॉपुलेशन है। तो अगर वो उसमें भी कोई इतना इशू नहीं होता, अगर आपके पास चीज़ें हैं, यू कैन गेट क्लियर फ्रॉम दैट ऑडिट। तो यानी कि उसको हवा बनाया गया है, ऐसा कोई मसला नहीं है, लेकिन रिटर्न कराने के जो फायदे हैं वो अनगिनत हैं। अच्छा, जो नया बजट आया उसमें काफी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं उन लोगों के लिए जो कि नॉन फाइलर है, तो क्या नुकसान होगा? मजीद टैक्सेस आयद किए गए हैं नॉन फाइलर्स के लिए? टैक्स ज्यादा किया गया, टैक्स ज्यादा कर दिए गए। मसला ये है कि जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि जो प्रॉपर्टी है अगर आप परचेज करते हैं तो जो नॉन फाइलर वो 10.5% तक। कौन से एरियाज है जहाँ पे टैक्स ज्यादा किया गया है? हाँ, ये प्रॉपर्टी का सेल में भी किया गया है, 6% कर दिया नॉन फाइलर के लिए, फाइलर के लिए 3% है। जब वो सेल भी करेगा प्रॉपर्टी तो देगा। तो बाकी ये कि बैंक से अगर आप 50,000 निकलवाते हैं, उस 50,000 प्लस यानी ऊपर अगर जाते हैं, उससे इंक्रीज करते हैं तो 0.6% नॉन फाइलर देगा। मतलब 1 लाख के पीछे आपको 600 भरना पड़ेगा। 600 भरना, और वो जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गया, हो चुका है। ओके, ठीक है ना।
और उसमें ये है कि जो फाइलर है वो एग्जाम्प्ट है इससे, तो नॉन फाइलर को ये भी देना पड़ेगा। और इवन अदरवाइज जितनी भी टैक्स डिडक्शंस हैं, आप सेल परचेज पे भी कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगह पे टैक्स लगता है, आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वहाँ पे रेट डबल ही होगा, नॉन फाइलर का डबल होगा और फाइलर का वही वो, ठीक है। तो हर चीज़ तरह से उसको नुकसान है। और वैसे भी आप जनरली भी देखें कि अब अगर आपने इमिग्रेशन करानी है, अगर आपने वीज़ा लेना है, अगर आपने कोई जॉब लेनी है, बाहर लेनी है, पाकिस्तान में लेनी है, तो सबसे पहला जो आप क्वेश्चन ये किया जाता है कि आप फाइलर हैं, टैक्स फाइलर हैं आप, हर तरह से आसानी है फाइलर के हाँ, लिए। ये एक बेनिफिट है बहुत बड़ा, यानी ये एक प्रेस्टीज भी है, बेनिफिट भी है आपके लिए, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, है कि ये चीज़ जो है इसको कराना, हाँ, करवाना, बनना है, फाइलर बनना है। हाँ, और एक और जो चीज़ इसमें है कि यानी कि एक तो ऑडिट का भी होता है कि जी नोटिस आता है, फिर ये भी एक चीज़ है आजकल के जी रिटर्न फाइल करना बड़ा मुश्किल काम है, कैसे आसान बनाया गया वो, उसमें ये है कि अभी जो ताजरों के लिए तो गवर्नमेंट एक आसानी पैदा कर रही है। अच्छा। उसमें ये है कि जो है एक सिंगल पेज रिटर्न कोई लॉन्च करने की कोशिश की जा रही है अभी, यानी उसमें क्या होगा? उसमें ये कि सिंपलीफाइड रिटर्न होगी, यानी आप अपनी इनकम डिक्लेयर करें, एक्सपेंडिचर डालें और जितना टैक्स कटा है वो डाल के तो अपनी रिटर्न फाइल करें। ओके, ये ताजरों के लिए होगा? ये ताजरों के लिए, लेकिन इसमें ऑडिट भी शायद ना हो, और लेकिन इसमें कंडीशनैलिटीज़ होती हैं फिर साथ थोड़ी बहुत ना। लेकिन इवन अदरवाइज जो हमारी इस वक्त की रिटर्न है जो अभी हमने फाइल करनी है अब 30 सितंबर तक, वो भी बिल्कुल ईजी है, उसमें कोई मसला नहीं है। अगर आप खुद भी रिटर्न ये फाइल कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। उसमें जिसकी सिर्फ बिजनेस की इनकम है या जिसकी सिर्फ सैलरी की इनकम है, तो वो तो बड़ा ईजिली उसको फाइल कर सकता है, एक सिटिंग में भी कर सकते हैं ऑनलाइन, यानी आप बैठें, आप सेव कर दें, दूसरे दिन जाके इसको कंप्लीट कर लें, तीसरे दिन कर लें, एक हफ्ते में कंप्लीट कर लें। बहुत यूज़र फ्रेंडली हमारा जो है वो सॉफ्टवेयर है इस मामले में ना। तो लेकिन शायद लोगों को वो एक आदत पड़ी है कि वकील करेगा, या फिर जो है हमें मसला है हम कर नहीं सकते, खुद भी बैठ जाएं, तो कोई मसला नहीं है। मसला सिर्फ वहाँ पे आता है जहाँ ज़्यादा ट्रांजैक्शन है, बहुत आपके कई किस्म की इनकम्स हैं, तो वहाँ पे सपोर्ट लेनी पड़ती है थोड़ी। अच्छा, वरना तो इतना मतलब आप भी अपना रिटर्न ईजिली फाइल कर सकते हैं। तो सर एक लास्ट मैसेज जो आप देना चाहेंगे उन लोगों के लिए जो कि फाइलर नहीं हैं, और क्या उनके लिए फ़वाइद हैं, किस तरह से आप जो आपको चैलेंजेस का सामना है और लोगों के दिमाग में एक मिसकॉन्सेप्शन है उसको दूर करने के लिए? बस उसमें वैसे यही है, बातें तो सारी यही वाली हो गई हैं कि उनकी लाइफ थोड़ी डिफ़िकल्ट है आगे, जो नॉन फाइलर हैं। फाइलर बनने में सिर्फ ये ना सिर्फ लोगों का अपना फ़ायदा है, बल्कि इस मुल्क का भी फ़ायदा है, हमारी भी जो है रिस्पेक्ट में भी इजाफा होता है बाहर भी, कि जी इतना फाइलर है, इतने लिटरेट हैं लोग यहाँ के, इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके रिटर्न फाइल करने में कोई मसला नहीं है, यानी कि आपको कोई नुकसान नहीं है, उसका फ़ायदा ही होगा। इन द एंड आपको कोई नुकसान नहीं, इन द एंड कोई नुकसान नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ये आपका फ़र्ज़ है एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, आपने फाइलर बनना है, अपने गोशवारे डिक्लेयर करने हैं। फ़रूख मजीद सर, आपका बहुत शुक्रिया, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हमारे साथ थे। थैंक यू। आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी वो है एक ब्रेक का, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद सबसे पहले आपको हम राह रास्त लिए चलेंगे फ्लैटीज होटल, जहां पर दस्तार मेले का इनेकाद किया गया है, और इस वक्त एमडी स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन आसिम जावेद तकलीफ से खिताब कर रहे हैं। कुछ दुनिया को दिखाया जाए। ख़वातीनो हज़रात, पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे जो पोटेंशल्स ख़वातीन रिसोर्स की सूरत में मौजूद हैं, दस्तकारों की सूरत में मौजूद हैं, इनको सपोर्ट किया जाए। इसी मकसद के लिए पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ कॉरपोरेशन ने वीमेन रिसोर्स सेंटर एंड इंक्यूबेटर्स भी कायम किया है। इस सेंटर्स के ज़रिए ख़वातीन को ट्रेनिंग्स दी जाती हैं ताकि उनके पास एमडी तकरीब से खिताब कर रहे थे, जो कि आपने बराह रास्त मुलाहिजा किया। और अभी प्रोग्राम के बकिया हिस्से की तरफ चलेंगे, और अभी आपको बताएं कि जो हिस्ट्री है ना, तारीख का जो मुतालिया होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यही आपको फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स को समझने में मदद देता है, एक आपको डायरेक्शन देता है, एक एक्सपीरियंस देता है। और हमारे गेस्ट भी आज जो हमारे साथ हैं वो एक हिस्टोरियन हैं और अपना एक मुनफरिद मुकाम रखते हैं, और तारीख के बहुत सारे राज हैं उनके अंदर, और उनसे हम बात भी करेंगे जो कि वो हमें बताएंगे। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि जो हिस्टोरियंस हैं मुझे बहुत फैसिनेट करते हैं पर्सनली,
क्योंकि ये इतना कुछ जानते हैं, इनके पास सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होता है अबाउट एवरीथिंग। डॉक्टर इकबाल चावला साहब तारीखदान हैं, बहुत मारूफ, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम बात कर लेते हैं सर गंगा राम के हवाले से, जिनको फादर ऑफ लाहौर कहा जाता है और तकरीबन पूरा लाहौर ही उनकी इनायत है, उन्होंने बनाया हुआ है। तो क्या कहेंगे, कौन थे वो? बहुत शुक्रिया सर। गंगा राम जो थे वो यकीनन न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे बरे सगीर हिंदुस्तान के जब उसको था उसके वो एक आइडियल शख्सियत थे। और वो शख्स थे जो ग्रास रूट लेवल से उठे, गाँव से उठे, तालीम हासिल करने लाहौर आए, लाहौर से फिर आला तालीम इंजीनियरिंग की हासिल की, आर्किटेक्ट बने, आर्किटेक्ट बन के पब्लिक वर्क्स में काम किया, पब्लिक वर्क्स में काम के साथ जो शोहरत पाई, जो उन्होंने बड़े काम किए, एजुकेशन सेक्टर में किया, हेल्थ सेक्टर में किया, और फिर ये जो अमारात हैं जिन्हें आज हम देखते हैं, मॉल रोड की ब्यूटी, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ लाहौर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ट्रेंड सेट किया है। और इनकी ज़ाहिर खिदमात को सामने रखते हुए अंग्रेज़ों ने इन्हें बेशुमार खिताबात भी दिए हैं, और ख़ासकर सर का खिताब देना अमूमन ये समझा जाता है कि जो सियासी लीडर थे, अंग्रेज़ों के हम नवा थे, उनको सर का खिताब मिला है। ऐसे लोगों को ज़्यादा मिला है जिन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, अपने शहर के लिए काम किया। तो सर गंगा राम, जिसे मसलन आप देख लें, एचिसन कॉलेज की बिल्डिंग इन्होंने बनाई है, लाहौर म्यूजियम की बनाई है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स की इन्होंने बिल्डिंग, पूरे इंजीनियरिंग के शोबे में, और फिर जो इंजीनियरिंग का इनका स्टाइल था, और बेशुमार बिल्डिंग्स बनाई हैं। लाहौर माल रोड की जो ब्यूटी है उसमें जो इजाफा इन्होंने किया है, उसके बाद फिर एक पैटर्न सेट हुआ है। फिर बाद और जो इंजीनियर्स आए हैं और आर्किटेक्ट आए हैं, उन्होंने उसी को ज़्यादातर उसी पैटर्न को फॉलो किया, क्योंकि इन्होंने एंग्लो इंडियन आर्किटेक्चर मुतारफ़ करवाया। इन्होंने ये भी हक़ाइक़ जो आपसे पहले बात हो रही थी, ये भी सामने रखा कि यहाँ पर ज़्यादा जो महीने हैं गर्मी रहती है, ऐसी बिल्डिंग्स बने जिससे जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाए। जो लाहौर है वो सर गंगा राम की वजह से ये लाहौर जी, गंगा राम अस्पताल होती तो मेरे ख्याल से लाहौर का नक्शा बिल्कुल चेंज होता। ये कहना गलत नहीं होगा? बिल्कुल, मैं ये ज़ाहिर मुख्तलिफ बेशुमार लोग हैं, उनमें से ये सर फहरिस्त ये हैं, नुमाया नाम इन्हीं का आता है। मैं आपसे के साथ आपको काट रही हूँ, यहाँ पर हमें लाइव जाना है। चिल्ड्रन अस्पताल में 5वीं बैनुल-अक़वामी हयाती तर्ज़ अमल। आपको बताएं कि सर गंगा राम जो थे वो फादर ऑफ लाहौर कहलाए, और बाद में वही कही थी सर कि उनके अलावा लाहौर का आज ये शायद नक्शा ना होता। ना कि वो सिर्फ एक इंजीनियर थे बल्कि आर्किटेक्ट थे, फिर वो एक बहुत अच्छे इंसान थे, फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इसके अलावा उनकी क्या क्या खिदमात रही हैं जिसकी वजह से लाहौर वो है जो है? जैसे मैंने अर्ज़ किया, खाली लाहौर पे नहीं है, मगर मेनली लाहौर पे है। लेकिन गंगा राम अस्पताल बनाना, फिर खासकर उस वक्त ख़वातीन के हकूक़ की बात करना, और ख़वातीन के हकूक़ के वो सामने रखते हुए विडोज़ की बात करना, और हिंदू होने के बावजूद ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे। फिर जैसे ही उन्होंने एक ट्रेन बनाई, एक नोवल आइडिया उन्होंने कहा, अपने गाँव को ट्रेन के ज़रिए, जो छोटी ट्रेन थी उसके ज़रिए जोड़ दिया। फिर ये भी आप देख लीजिए कि इन्हें एग्रीकल्चर लैंड ली रिटायरमेंट के बाद 1902-3 में। वो जो बैरन थी, बंजर थी, उसको 3 साल के अंदर उसने हरा भरा जनाब बाग बना दिया। तो गोया उनके मुख्तलिफ शोबा नहीं छोड़ा। खाली लाहौर, उसका लाहौर बहुत बड़ा कहलाता था। आज का लाहौर जैसे शेखुपुरा की अलग आइडेंटिटी होगी, वो शेखुपुरा भी उसमें शामिल था। और कभी ये फैसलाबाद आज अगर हम देखते हैं तो ये इससे जुड़े हुए ये थे, और इसी तरह अमृतसर से इनका ज़ाहिर है। लाहौर में मेन इनकी कंट्रीब्यूशन है, जैसे हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स की बिल्डिंग पंजाब यूनिवर्सिटी की इन्होंने बनाई, और जो गवर्नर थे मेलकम हेले, वो इनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे। वो कहते थे कि यार देखो, इन्होंने जितना कमाया उससे ज़्यादा खुदा के वास्ते चैरिटी में खर्च कर डाला है। तो ये यकीनन मैं समझता हूँ कि आज अगर हम लाहौर की ब्यूटी देखते हैं जो अगर बच गई है, ज़ाहिर अर्बनाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से, इन्वायरमेंटल इश्यूज बने हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह बिल्डिंग बनाई, जिस तरह नक्शे बनाए, वो
उस वक्त भी 100 साल पहले भी 150 साल पहले आज भी काबिल इसको सामने रख के कि ये इन्वायरमेंटल इश्यूज ना पैदा हों और ये कि दख्त साथ लगे, बाग साथ लगे और कैसे पानी वहाँ तक पहुँचे। परफेक्शनिस्ट बिल्कुल। और आप बिल्डिंग अगर आप देखेंगे यूनिवर्सिटी की जो हमारी बिल्डिंग है बड़ी कुशादा है। आप ये माल रोड बड़ा वसी माल रोड है, अगर दुनिया में जाए इसी तरह के रोड्स हैं। अब तो हमने माल रोड के अंदर कई बाहर कई ऐसी वो चीजें आ गई हैं जो कि तजावजात कहते हैं, तजावजात की वजह से जो है वो खत्म हो चुकी है। तो अगर सर राम गंगा राम साहब आ जाते तो वो देख के हैरान हो जाते क्या, बल्कि इनके जो अपना घर है वो बहुत बुरी हालत में है। तो इनकी जो बिल्डिंग्स हैं उनको कंजर्व करने की जरूरत है, प्रिजर्व करने की जरूरत है। लेकिन जो विरसा है, जो इनका जो लेगेसी छोड़ कर गए हैं उस पर मैं समझता हूँ तहकीक होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इनकी जो बातें हैं, ख्यालात हैं, उनको आगे परवान अब्दुल ईदी ले लीजिए, फर्ज कीजिए अब्दुल ईदी में ने बहुत मुमासलत दिखाई देती है, लेकिन अब्दुल ईदी साहब की जो फील्ड थी वो बिल्कुल वही मुख्तलिफ थी। ये कई मल्टीपल, ये मल्टीपल है। ठीक है ना, इन्होंने एक वेस्टर्न एजुकेशन। अच्छा डॉक्टर बाज़ादा साहब, मतलब इस तरह का इंसान बनने के लिए क्या उनकी हिस्ट्री थी, क्या उनका बचपन था, क्या उनको ये इंस्पिरेशंस कहाँ से मिली कि वो इस तरह के एक इंसान बने और इंसानियत की उन्होंने इस तरह से खिदमत की? बचपन तो उनका गांव में गुजरा, वालिद उनके पुलिस में थे, यूपी में थे। जब अंग्रेज़ों ने 1857 का वाक़या हुआ तो वो फिर इधर आ गए, पंजाब की तरफ आ गए। थे भी ये पंजाबी। इनमें ये भी मसला है कि कहते हैं कई सिख थे, कोई कहते हैं हिंदू थे। मैं जो फिलैंथ्रोपिस्ट होता है वो न मुसलमान होता है ना हिंदू होता है ना, उसकी जो खिदमात हैं, उनके जो वक्स हैं वो बोलते हैं। असल में वो इंस्पिरेशन है। वो इंस्पिरेशन ज़ाहिर है इन्होंने वो हालात देखे, हिजरत के उस मराहल से गुजरे, फिर उन्होंने देखा कि विडोज़ के साथ क्या बीत रही है, गांव में माहौल कैसा है, गांव के हालात कैसे बदलने हैं, शहर के हालात उन्होंने बदल दिए। लेकिन तालीम भी यहीं लाहौर में हासिल की। क्या तालीम हासिल की? तालीम इंजीनियरिंग की हासिल की, इंजीनियरिंग की हासिल की, ग्रेजुएशन यहाँ से की, फिर रुड़की में जाकर, जो कि शायद अमृतसर। और उनकी इंस्पिरेशन कौन थी? क्या उनके उस्ताद ऐसे थे जिन्होंने उनको ऐसा इंसान बनाया? देखिए पिन पॉइंट करना मुश्किल है। यकीनन देखिए इंस्पिरेशन लेता है पहले माँ बाप से। हाँ जी। उनके ख्यालात पर बच्चों पर असरात होते हैं, फिर स्कूल में आता, फिर कॉलेज में आता, फिर यूनिवर्सिटी में तमाम चीज़ें आपको शेप अप करती है। एक नुमाया कोई उनके सामने ऐसा मुझे नहीं पता कि कोई रोल मॉडल था ही नहीं था, लेकिन ज़ाहिर है उनके सामने ऑलरेडी ये बिल्डिंग्स, पंजाब यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग बन चुकी थी, 1882 में बन चुकी थी, गवर्नमेंट कॉलेज की बिल्डिंग बन चुकी थी। और फिर जब उन्होंने रुड़की में पढ़ी, इंजीनियरिंग आला तालीम हासिल की, तो वहाँ पर उन्हें बहुत सारी चीज़ें बताई गई होंगी। लेकिन हर साल सैकड़ों लोग निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, लेकिन इतना नाम सर राम गंगा राम के ही हिस्से में आता है। वो इसलिए आता है कि उन्होंने देखिए ना सिर्फ ये कि दौलत कमाई, शोहरत कमाई, लेकिन इंसानियत की भलाई के लिए काम किए और आज तक उनका नाम है और हमेशा ही रहेगा बिल्कुल रहेगा। और खासकर हमें वो पाकिस्तानी है, लाहौरी हैं, हमें ऑन करना चाहिए। और वो उसी ऑन करने का बेहतरीन तरीका, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि उनकी जो बातें हैं, उनके जो काम है, वो आम पब्लिक, जैसे आज का प्रोग्राम है, आम पब्लिक तक पहुंचाया जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए कि अगर नाम बड़ा पैदा करना है तो इन वजह से पैदा किया जा सकता है, मनफी चीज़ों से नहीं, मस्बत चीज़ों से किया जा सकता है। तो सर क्या कहेंगे कि इस तरह की मतलब इंसान बनने के लिए हम तारीख से ही सीख सकते हैं ना? ये एक सेकंड हैंड एक्सपीरियंस होता है कि जब इस तरह की कोई शख्सियत होती है जिसको आप देखते हो कि अच्छा उसने ये पढ़ा, ये तो चीज़ें बाद में रह जाती हैं, लेकिन उसने ये किया, आप वहाँ से अपनी इंस्पिरेशन, अपनी मोटिवेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हो। तो आज के बच्चे, जो आज की यूथ है, आपको क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ पे सर गंगा राम की जो तालीमात हैं वहाँ से अपनी जो इंस्पिरेशन है किस तरह से एक्सट्रैक्ट कर सकती है? मैंने जैसे किया, आप मिसाल लीजिए कोई देहात में रहता है, वो समझता मुझे बुनियादी सहूलियात नहीं मैसर है, तो सर गंगा राम को देख ले, ठीक है, फिर देख ले कि वो कैसे स्ट्रगल करके लाहौर आते हैं, पढ़ते हैं, और जिस तरह वो पढ़ते हैं फिर जाके आगे काम करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, फिर वो पटियाला रियासत में भी जाकर काम करते हैं। गोया आपको कदम कदम पर आपको स्मॉल गोल्स रखने हैं, विजन रखनी है, स्मॉल और गोल रख के स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करनी है। तो मुझे ऐसे लगता है सर गंगा राम ने
एक तो विजन ये रखी कि मैं आगे बढ़कर बहुत नाम करूँगा, मगर साथ साथ शॉर्ट गोल्स बनाते गए कि मैं स्कूल में कामयाब हूँ, कॉलेज में हूँ, फिर मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ, मैं ऐसी तालीम हासिल करूँ, तालीम हासिल करके जिम्मेदारी मिली वो ईमानदारी से निभाई। और वो उस वक़्त के मॉडर्निस्ट थे, वो फॉरवर्ड लुकिंग थे, वो आगे के देखते थे। आज के बच्चों को उनके लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कभी नहीं पहुंच जाएंगे, क्यों नहीं? उससे लेवल से मुराद ये कि उस तरह के काम करना तो यकीनन मुश्किल है, वो तो टाइम एंड स्पेस की बात होती है। मगर हमारे बच्चों को चाहिए कि वो जो बाकी मनफी चीजें हैं उनसे बचें, अपनी सलाहियतों को, जो तामीरी काम है, कंस्ट्रक्टिव जो काम है वो करें। और वो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि अपने आप को फजूल बहानों से रिस्ट्रिक्ट ना करें, अपने आप को बदलें। हाँ जी, हम ये नहीं, जो हमने जो ठेका लिया है ना, हमने कौम को बदलना है, उसको बदलना है, उसको बदलना है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता इंडिविजुअली। अगर यही सर गंगाराम हमारे दौर में अगर आके देखते कि क्या हालत है यूथ की, तो आपको क्या लगता है कि उनकी आज क्या हशर होता, क्या हालत होती? जिस तरह से मतलब हमारे अंदर विजन रहा ही नहीं है। आपको लगता है कि हमारे यूथ के अंदर उस तरह से ये जो हमारे लोग गुजर चुके हैं, जिनका नाम आज और हमेशा ही रहेगा, इस तरह का विजन दोबारा लिए कोई शख्स आ पाया है? बहुत सारे लोग उनके बाद भी आए, ऐसा नहीं है। मौजूदा सोसाइटी में हमारी यूथ में बहुत पोटेंशियल है। पाकिस्तान में कहते हैं 60 to 70% लोग यूथ हैं। यूथ के पास पोटेंशियल है, मगर बदकिस्मती से हमारा जो सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर बन गया है, उसमें बच्चों को जो मायूसी होती है, और मायूसी पैदा करने में हमारे जो सियासी लीडर्स हैं उनका बड़ा रोल है। और उनसे बचें जो मायूसी फैलाएं, उन्हें आस और उम्मीद चाहिए। आस और उम्मीद ये है कि आपने डिस्ट्रक्टिव काम नहीं करना, आपने अपना काम करना है, तामीराती काम करना है, आपने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना। इसी नोट के साथ हम अपने इस सेगमेंट के इख्तिताम को पहुंचते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। इसी के साथ प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा कर इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।